हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज हम एसएफएम सेक्शन ई डिजिटल फाइनेंस का चैप्टर नंबर 17.3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेगुलेशन एंड गवर्नेंस इन ए डिजिटल फाइनेंस एनवायरनमेंट। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रोल ऑफ रेगुलेशन इन डिजिटल फाइनेंस। दोस्तों, पहला पार्ट है एनाबलिंग रेगुलेशन। अब ये एनाबलिंग रेगुलेशन क्या है? Critical for managing risk and ensuring stability without stifling innovation. Greater usage of mobile banking is linked to open, progressive regulations, including simplified KYC, interoperability, and allowing non-banks to issue e-money. क्या है? सी डिजिटल फाइनेंस सिस्टम में इनोवेशन को एनकरेज करना और रिस्क को मैनेज करना एक रेगुलेटर का सबसे बड़ा काम होता है। जब प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस होती है, जैसे कि सिंप्लीफाइड केवाईसी, मतलब केवाईसी प्रोसेस सिंपल और फास्ट होती है। देन इंटीरोपरेबिलिटी। अब इंटीरोपरेबिलिटी मीन्स व्हाट? इंटीरोपरेबिलिटी मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हो इंटीरोपरेबिलिटी का जो सिंप्लीफाइड मीनिंग है, इंटीरोपरेबिलिटी, इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, राइट। ये इसको कहना है इंटीरोपरेबिलिटी। सो एंड देन नॉन बैंकिंग्स एंड अलाउइंग नॉन बैंक्स टू इशू ई मनी। व्हाट डज इट मीन? सिंपल, नॉन बैंक्स को ई मनी इशू करने की परमिशन मिलती है, तभी तो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब काफी तेजी से ग्रो करता है। नॉन बैंक्स को ई मनी इशू करने की परमिशन मिलती है, तभी तो जो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, वो सब काफी तेजी से ग्रो करता है, राइट। तो एनाबलिंग रेगुलेशन का मतलब है सिंप्लीफाइड केवाईसी, इंटीरोपरेबिलिटी एंड अलाउइंग नॉन बैंक्स टू इशू ई मनी। सिंप्लीफाइड केवाईसी होता है, केवाईसी प्रोसेस सिंपल और फास्ट होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ब्रांच विजिट करने को रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप ऑनलाइन बैठ कर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपलोड कर सकते हो, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करना हो या फिर कोई लोन अवेल करना हो। तो ये सब काम में आपको ब्रांच विजिट करना, फ्रिक्वेंटली ब्रांच विजिट करना रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर बैठे आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू जो केवाईसी वगैरह है प्रोसेस है, वो सब सिंप्लीफाइड प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। तो सिंप्लीफाइड केवाईसी है। देन इंटीरोपरेबिलिटी मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, राइट, बाय एनेबलिंग रेगुलेशन। देन नॉन बैंक्स टू इशू ई मनी मींस नॉन बैंक्स को ई मनी इशू करने की परमिशन मिलती है, तभी मोबाइल बैंकिंग काफी तेजी से ग्रो करता है। एंड हिंदी में बोलूं तो एनेबलिंग रेगुलेशन का मतलब है नए प्लेयर्स को मार्केट में आने देना और साथ ही रिस्क को कंट्रोल करना, राइट। तो एनेबलिंग रेगुलेशन का सिंप्लीफाइड मतलब है नए प्लेयर्स को मार्केट में आने देना और साथ ही रिस्क जो है वो रिस्क को कंट्रोल करना, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैलेंजेस फॉर न्यू एंट्रेंस के बारे में। चैलेंजेस फॉर न्यू एंट्रेंस क्या है? See, lack of regulatory clarity discourages innovation as seen in examples like peer-to-peer lending in Ghana. Peer-to-peer lending in Ghana. मतलब क्या है? See, challenges for new entrants. See, नए entrants जैसे फिनटेक कंपनी, तो फिनटेक कंपनी को काफ़ी इशू होती है, वो इसलिए रेगुलेटरी का क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी जरूरी होती है रेगुलेटरी क्लैरिटी का। जब रूल्स क्लियर नहीं होते तो नए बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते इतना इजीली। फॉर एग्जाम्पल, घाना में पीयर टू पीयर लेंडिंग सिस्टम अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। वो इसलिए है, वहाँ पर रेगुलेशंस जो है वो अनक्लियर हैं। एंड अभी तक रेगुलेशन जो है वो एनेबल नहीं है अच्छे से, इसलिए घाना में पीयर टू पीयर लेंडिंग सिस्टम नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये है चैलेंजेस फॉर न्यू एंट्रेंस फॉर एनेबलिंग रेगुलेशंस इन डिजिटल फाइनेंस। नाउ आते हैं की एरियाज ऑफ फोकस फॉर रेगुलेटर्स। ये जो की एरियाज ऑफ फोकस फॉर रेगुलेटर्स है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। की एरियाज ऑफ फोकस फॉर रेगुलेटर्स क्या क्या की एरियाज है? सी, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। की एरियाज ऑफ फोकस फॉर रेगुलेटर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों? वो इसलिए है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रायोरिटी गोल। दोस्तों, डिजिटल फाइनेंस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। अगर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा तभी वो ट्रस्ट करेंगे, सिंपल।
अगर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा तभी वो ट्रस्ट करेंगे। एंड व्हाट आर द की गोल्स? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म कंज्यूमर्स, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताना। देन ऑनफेयर प्रैक्टिसेस जो हो रहा है उसे इरेडिकेट करना, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड गिव एक्सेस टू डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स व्हाइल बैलेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस, प्रोवाइडर रेस्ट्रिक्शंस। क्या है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक एक्सेसिबल मैकेनिज्म बनाना है। एंड नाउ इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि बिग डाटा एंड ऑल्टरनेटिव क्रेडिट असेसमेंट, एग्जांपल सोशल मीडिया एंड मोबाइल डाटा पोज प्राइवेसी रिस्क, रेगुलेटर्स मस्ट प्रायोरिटाइज डाटा प्राइवेसी लॉज एंड इंश्योर क्लैरिटी इन रूल्स। क्या है? सिंपल, आज के ज़माने में बिग डाटा और ऑल्टरनेटिव क्रेडिट असेसमेंट जैसे मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया डाटा यूज करना कंज्यूमर की प्राइवेसी के लिए थ्रेट बन रहा है। आज के ज़माने में जो टर्म एंड कंडीशंस दिया जा रहा है वहाँ पर कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो आज के ज़माने में बिग डाटा और ऑल्टरनेटिव क्रेडिट असेसमेंट जैसे मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया के अंदर जो यूज हो रहा है वो वहाँ पर कंज्यूमर की प्राइवेसी के लिए थ्रेट बन रहा है। इसलिए रेगुलेटर्स को स्ट्रॉन्ग डाटा प्राइवेसी लॉज बनाने चाहिए और रूल्स को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं हो रहा है, राइट। तो इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है? बिग डाटा एंड ऑल्टरनेटिव क्रेडिट असेसमेंट, एग्जांपल सोशल मीडिया एंड मोबाइल डाटा जो कि प्राइवेसी रीच कर रहा है, एंड रेगुलेटर्स मस्ट प्रायोरिटाइज डाटा प्राइवेसी लॉज एंड इंश्योर क्लैरिटी इन रूल्स। देन सेकंड की एरियाज टू फोकस फॉर रेगुलेशंस इज कंपटीशन एंड इनोवेशन। कंपटीशन एंड इनोवेशन, कंपटीशन एंड इनोवेशन। अब ये कंपटीशन एंड इनोवेशन क्या है? सी, यहाँ पर लिखा गया है हेल्दी कंपटीशन कैन इम्प्रूव प्राइस, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी एंड क्वालिटी, एंड कंसर्न इंक्लूड नेटवर्क इफेक्ट्स, बॉन्डलिंग। नेटवर्क इफेक्ट्स मीन्स पोटेंशियल मोनोपोलीज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, बॉन्डलिंग मीन्स लिवरेजिंग मार्केट पावर इन वन प्रोडक्ट टू डोमिनेट अदर्स। सी, सिंपल, ये जो कंपटीशन एंड इनोवेशन है, सिंपली बोला जाए तो हेल्दी कंपटीशन काफ़ी जरूरी है डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये प्राइसिंग को बेटर करता है, सिंपल, एंड प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी और क्वालिटी बढ़ाता है। सिंपल, प्राइसिंग को बेटर करता है फर्स्ट, एंड सेकेंड होता है आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी और क्वालिटी बढ़ाता है। एंड कंपटीशन एंड इनोवेशन के केस में ऑल्सो दोस्तों, कंपटीशन एंड इनोवेशन के केस में कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस है जैसे कि नेटवर्क इफेक्ट्स बॉन्डिंग, राइट। तो नेटवर्क इफेक्ट्स मींस जब प्लेटफॉर्म्स इंटरऑपरेबल नहीं होते तो मोनोपोलीज बन सकती है। सिंपल, प्लेटफॉर्म अगर इंटरऑपरेबल नहीं होगा तो वहां पर मोनोपोलीज हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंजेस है आज के जमाने में। एंड बॉन्डलिंग मीन्स लिवरेजिंग मार्केट पावर इन वन प्रोडक्ट टू डोमिनेट अदर्स, मीन्स एक प्रोडक्ट के मार्केट पावर का यूज करके दूसरे प्रोडक्ट के मार्केट को डोमिनेट करना, इसको कहते हैं बॉन्डलिंग। अब रेगुलेटर्स को क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रेगुलेटर्स के लिए? फर्स्ट, आपको कनेक्टिविटी इश्यूज जैसे यूएसडी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एंड देन आपको क्या करना है? एजेंट एक्सक्लूसिविटी मीन्स एजेंट एक्सक्लूसिविटी को एलिमिनेट करना है। और इंटरऑपरेबिलिटी एट अकाउंट एंड एप्लीकेशन लेवल्स। क्या है? अकाउंट्स और एप्लीकेशंस के बीच जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करना है, राइट। अकाउंट्स और एप्लीकेशंस के बीच जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करना है। देन डाटा शेयरिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ओनरशिप एंड यूसेज। डाटा शेयरिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ओनरशिप एंड यूसेज मतलब डाटा शेयरिंग के लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाना है जिसमें ओनरशिप और यूसेज का क्लैरिटी हो, राइट। तो ये है आपका की एरियाज ऑफ फोकस फॉर रेगुलेटर्स, और इसमें शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आ सकता है, अप टू 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एंड ऑल्सो ये जो चैप्टर नंबर 17.3 है यहाँ पर भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के अंदर भी, राइट। तो अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों, आज हमने देखा कि रेगुलेटर्स का जो रोल कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल फाइनेंस एनवायरनमेंट में, राइट। एंड ये टॉपिक एसएफएम के सेक्शन ई का चैप्टर नंबर 17.3 का एक मेजर पार्ट है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी रिलेवेंट है। एंड रेगुलेटर्स एक बैलेंस बनाता है इनोवेशंस को प्रमोट करने और रिस्क को कंट्रोल करने के बीच, राइट। एंड इसके जो नेक्स्ट वीडियो में इनोवेटिव रेगुलेटरी अप्रोच क्या है, रेगुलेटरी लैंडस्केप ऑफ फिनटेक इन इंडिया का क्या रोल है, एंड ये दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो या इस टॉपिक में और डिटेल चाहिए हो तो मुझे आप जरूर बताइए। सो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।